Hello students, welcome to another session of the chapter that is called the life process। और इस चैप्टर में हम लोग पिछले दो टॉपिक में क्या डिस्कशन किए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन किए, जिसमें हम लोगों ने बोला कि जो डाइजेशन होता है, एग्जैक्ट डाइजेशन ऑफ द फूड मॉलिक्यूल दैट टेक प्लेस इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो रहता है दैट डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन केस ऑफ विलाई। विलाई में जो ब्लड वेसल्स रहता है उसमें डिफ्यूज होकर चला आता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात किए तो रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या देखे थे कि जो एल्वियोलाई होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें हम लोग को एटमॉस्फेरिक एयर पहुंचता है और उस एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन रहता है वो डिफ्यूज होकर ब्लड वेसल्स में चले आते हैं। तो अब वो दोनों जगह पर हम लोग को ब्लड वेसल्स में, एक जगह डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेस्टेड फूड है वो पहुंच गया है, और ठीक उसी तरीके से रिस्पायरेटरी सिस्टम में वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है वो हमारे ब्लड वेसल्स में आ चुके हैं। अब उन दोनों को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है, क्योंकि सभी हर एक सेल्स को फूड चाहिए, हर एक सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए टू दियर ऑन बर्थ। तो उसके लिए उन सभी को ट्रांसपोर्ट करवाना है वहां से, डाइजेस्टिव सिस्टम से, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जो सेल्स है उसके पास पहुंचना चाहिए। ठीक उसी तरीके से लंग्स से जो ऑक्सीजन आया उसको पैर के अंगूठे के जो यानी जो टो है उसके सेल्स को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वहां तक पहुंचना चाहिए उस ऑक्सीजन को, तो उसको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। और इसीलिए नेक्स्ट इन दोनों सिस्टम के बाद हम लोग को जो नेक्स्ट सिस्टम पढ़ना है दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग क्या बात बोल रहे हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम की नीड क्यों पड़ी, तो सबसे पहली बात है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो फूड्स है वो यानी न्यूट्रिएंट्स है वो ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स तक पहुंचना चाहिए। क्या बोले कि इन द केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, in case of digestive system, the digested and absorbed nutrients which are needed to be transported to every बॉडी सेल, हर एक सेल तक पहुंचना चाहिए। ठीक उसी तरीके से इन केस ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम वहां से क्या रहता है, वहां से ऑक्सीजन जो है वो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन शुड बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी बॉडी सेल, ठीक है। तो इसीलिए इन सभी के लिए हम लोग को क्या जरूरत पड़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ा। तो यहाँ तो हम लोग सिर्फ दो बातें बोल रहे हैं, इसके अलावा में हम लोग को जैसे एक्सेस वाटर हो गया या एक्सेस सॉल्ट हो गया, उन सभी को यानी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको रिमूव करना है। तो रिमूव करना है तो उसके लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचना चाहिए, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में जैसे किडनी के पास पहुंचेगा तभी तो उसको किडनी फिल्टर आउट कर देगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या देखते हैं, हार्मोन्स, हम लोग को हार्मोन्स कहाँ पर, किसी एक जगह पर बनता है और एक जगह पर बनने के बाद उसको ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है, और ट्रांसपोर्ट उस हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हम लोग को ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जितना भी यानी डाइजेस्टेड या एब्जॉर्ब फूड मटेरियल्स हो गया या ऑक्सीजन हो गया या हार्मोन्स हो गया या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया, इन सभी को ट्रांसपोर्ट होने के लिए हम लोग को फ्लूइड्स की आवश्यकता पड़ती है। तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट नीड्स, यानी ट्रांसपोर्ट नीड्स क्या चीज, सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स। तो अब यहाँ पर फ्लूइड्स की आवश्यकता पड़ी जो सर्कुलेट होते रहता है। तो यहाँ पर सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स दो टाइप के हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सा, तो वन इज ब्लड एंड अदर इज लिम्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात बोले कि जितने भी सब्सटेंसेस है उसको सर्कुलेट करने के लिए, उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम लोग को दो फ्लूइड्स की आवश्यकता पड़ती है, दैट इज कॉल्ड द सर्कुलेटिंग फ्लूइड्स, वन इज ब्लड एंड अदर इज लिम्फ, ठीक है।
तो अब हम लोग बात करते हैं ब्लड की, बात करते हैं, शॉर्ट में बात करेंगे इसके अगर कंपोजिशन वगैरह, हम हर एक चीज को डील करते हुए चलेंगे कि ताकि आपको इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कुछ भी ना छूटे। तो चलिए हम लोग क्या बात कर लिए, हम लोग बात करते हैं फ्लूइड्स इन द बॉडी। अगर बॉडी में बात करें फ्लूइड्स की, तो हम लोग को बॉडी में 3 टाइप का फ्लूइड्स पाया जाता है। कौन कौन सा? एक रहता है ब्लड, दूसरा रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड, या हम लोग कभी कभार इन जनरल टिश्यू फ्लूइड्स को हम लोग लिम्फ बोल देते हैं, लिम्फ। देखिए अब क्या है, तो ब्लड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ब्लड इज कंटेंट इन ये ब्लड जितने भी हम लोग को बॉडी में जो प्रेजेंट रहता है एक ऑर्गन में प्रेजेंट रहता है, और वो पूरे ब्लड को एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो दिस ब्लड इज कंटेंट इन हार्ट, कंटेंट इन हार्ट, और हार्ट को हम लोग पंपिंग ऑर्गन भी बोलते हैं, कंटेंट इन हार्ट एंड इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। और यहाँ ब्लड वेसल्स कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरी, कैपिलरी। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग टिश्यू फ्लूइड की बात करते हैं तो टिश्यू फ्लूइड कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? तो हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि हम लोग चूंकि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ढेर सारा सेल्स हम लोग को आपस में जुड़ा हुआ रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो अब हर एक सेल्स के बीच में कुछ स्पेस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। ये सब देखिए इंटरसेलुलर स्पेस, ये हो गया। तो ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, और इसी स्पेस में जो फ्लूइड्स पाया जाता है, उस फ्लूइड्स का इंटरसेलुलर स्पेस है फ्लूइड दैट इज कॉल्ड द टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड। और चूंकि टिश्यू फ्लूइड बेसिकली है क्या, ये आता कहाँ से? तो ये जो ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क आते हैं, उसी से ब्लड से ही छन कर कुछ पोर्शन इन सभी इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में आ जाते हैं, जिसको हम लोग इन जनरल लिम्फ बोलते हैं। चलिए, तो लिम्फ हम लोग बोल देते हैं क्या? चलिए, हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस में क्या आ गया? फ्लूइड्स, जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड्स बोले। अब यही टिश्यू फ्लूइड्स, जैसे लेट सपोज हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से जो सेल्स रहे कुछ अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इसमें सिक्रीट कर देंगे इस फ्लूइड में, तो ये फ्लूइड्स कहीं ना कहीं तो एग्जिट होगा। अब एग्जिट होगा तो वो एक प्रॉपर चैनलाइज के थ्रू या चैनल के थ्रू होगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, तो लिम्फ इज कंटेंट, लिम्फ इज कंटेंट विद इन लिम्फ वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, वेसल्स एंड लिम्फेटिक ऑर्गन, लिम्फेटिक ऑर्गन। और लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन कौन सा है? जैसे अगर हम लोग एक आध बात कर ले, जैसे कि स्प्लीन, टॉन्सिल्स, ये सब हमारा लिम्फेटिक ऑर्गन्स है। ठीक है, तो इतना तो हम लोग बात कर लिए। अब हम लोग मेनली बात करेंगे ब्लड की, बात करेंगे। तो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू हो रहा है? ब्लड वेसल्स के थ्रू हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो ब्लड है, जैसे लेट सपोज यहाँ पर एक हार्ट है, हार्ट से ब्लड एक चैनल के थ्रू निकला, यहाँ पर चैनल फिर फाइब्रिकेट हुआ, फिर यहाँ से सब आपस में मिला, और फिर एक मोटा सा चैनल यहाँ पर हार्ट में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ब्लड जो है पूरे एक पाइप में, एक वेसल्स में कंटेंड है, उसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हुए रहता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सर्कुलेशन हो रहा है, सर्कुलेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन की अगर बात करते हैं तो ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? एक को बोलते हैं क्लोज, क्लोज सर्कुलेशन या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें क्या होगा? इसमें ब्लड का जो फ्लो होगा विद इन द वेसल्स होगा, ब्लड, ब्लड सर्कुलेट या फ्लो विद इन द वेसल्स,
वेसल्स के थ्रू वो मूव करेगा, इसीलिए ऐसे को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, हम लोग मैमल्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स हम लोग में क्या है, ह्यूमन बींग्स हम लोग में ब्लड वेसल्स के थ्रू, आर्टरीज एंड वेन के थ्रू ही ब्लड सर्कुलेट होता है। वहीं पर जो दूसरा टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होगा वो उसको क्या बोलेंगे, एक को बोल दिए क्लोज तो दूसरा हो जाएगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोल देंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो ऊपर वाले में क्लोज्ड वाले में क्या देखे, क्लोज्ड वाले में हम ये बोले कि यहाँ पर है हार्ट, ये हो गया हार्ट, हार्ट से यहाँ पर से एक वेसल्स निकला जिसको हम लोग यहाँ पर आर्टरी बोल दिए। आर्टरी फर्दर स्प्लिट हुआ और ये स्प्लिट हुआ, ठीक है। इन सभी को हम लोग बोल दिए कैपिलरीज बोल दिए। अब ये कैपिलरीज फिर से इकट्ठा होगा और इकट्ठा होने के बाद फिर ये एक बनाएगा वेन, और वेन फाइनली हार्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हार्ट से निकला, हार्ट से आर्टरी में आया, आर्टरी से आर्टेरियोल में आया, आर्टेरियोल से कैपिलरी में, कैपिलरी से वेनियोल, फिर वेन्स में और फिर हार्ट में चला गया। मतलब ये एक पाइप में ही घूम रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या बोलेंगे कि ये ब्लड जो है एक स्पेस में आकर डाल दिया जाता है, ये स्पेस हो गया, ठीक है। और इस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसा स्पेस जिसमें ब्लड कंटेंट है, ब्लड कंटेंट इन द स्पेस, इन द स्पेस, that space is called hemocoel। hemocoel, सील का मतलब होता है कैविटी, और हिमोटर्म हम लोग यहाँ पर ब्लड के लिए कर दिए। तो वैसा स्पेस जहां पर ब्लड कंटेंट है, यहाँ पर कहीं कोई पाइप नहीं है, एक पाइप से आया और यहाँ पर डल गया, और इसी स्पेस में हम लोग को डिफरेंट ऑर्गन्स, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स डिप्ट रहेगा, डूबा हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जिस स्पेस में ब्लड आता है तो उस स्पेस को हम लोग हीमोसील बोल देते हैं। तो हम लोग क्या बोल दिए कि दिस सच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन दिस द ब्लड मोस्टली फ्लो थ्रू ओपन स्पेस, open spaces, and that is called the open circulatory system। चलिए, तो अब हम लोग सिंपली ब्लड की बात करते हैं, ब्लड क्या होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड के बारे में जानकारी लेना। तो ब्लड, ठीक है। अब ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड इज नेवर स्टेशनरी, कभी रुकने वाला है। हम लोग अपने सर्कुलेटरी यानी खास करके हम लोग ह्यूमंस की बात करने जा रहे हैं, तो ह्यूमंस में कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग का ब्लड कभी रुकने वाला है, रुक जाएगा मतलब डेथ हो गया है। तो मतलब ब्लड इज नेवर स्टेशनरी। इसकी कुछ प्रॉपर्टी पहले बात कर लेते हैं, नेवर स्टेशनरी, ठीक है, मतलब ऑलवेज इन द मोशन फॉर्म। फिर अगर इसकी कलर की बात करते हैं, कलर हम लोग भले ही आपके बुक में एक रेड और एक ब्लू दिया हुआ रहेगा, लेकिन दैट आर नॉट एग्जैक्टली ब्लू सच डिनोटेड इन द वेन। वेन में जो हम लोग ब्लू कलर का दिखलाते हैं वो एग्जैक्टली ब्लड ब्लू कलर का होता नहीं। कैसा होता है, तो कलर इज ब्राइट रेड, ब्राइट रेड। अब ब्राइट रेड किस में होता है, तो जब ये आर्टरी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है तो ये डार्क रेड हो जाता है, डार्क रेड इन वेन। वेन की बात करते हैं वो डार्क रेड का हो जाता है, लेकिन हम लोग वेन में ब्लू इसलिए दिखला देते हैं, नोटेशन को इजिली डिमार्केशन के लिए दिखला देते हैं, ठीक है। अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम, तो दे आर नॉर्मली 5 to 6 लीटर हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगर टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट तो कैसा रहता है, तो थोड़ा सॉल्टी या सॉल्टिश टेस्ट इसका देखने को मिलता है। पीएच अगर बात करते हैं, इसकी पीएच की बात करते हैं, तो पीएच नॉर्मली 7.3 to 7.4 रहता है, यानी
स्लाइटली अल्कलाइन रहता है। अब अगर फंक्शन की बात कर लेते हैं, फंक्शन ऑफ ब्लड, तो फंक्शन क्या रहेगा, हम लोग अभी देख लिए क्या चीज, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट ही एक होता है इसका फंक्शन है, ये भी बात नहीं है। तो इसका फंक्शन की बात कर लेते हैं, पहला क्या है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में अभी हम लोग बात कर लिए क्या चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, इन सभी के बारे में बात की है। ट्रांसपोर्ट ऑफ, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ digested food, transport of oxygen, transport of CO2, transport of hormones, transport of excretory material, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल हो गया, चलिए हार्मोन्स तक हो गया। अब जो दूसरा इसका काम क्या है, दूसरा फंक्शन है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, अब बोलिएगा प्रोटेक्शन सर कैसे कर रहा है, ब्लड, तो ब्लड में हम लोग को क्या प्रेजेंट रहता है, ब्लड में क्लॉटिंग एजेंट्स प्रेजेंट रहता है, फिब्रिनोजेन प्रेजेंट रहता है। अगर आपको कोई कट मार्क लगा, तो अगर इसके पास प्रोटेक्शन की पावर ना रहे, तो ये तो ब्लड ऐसे ही बाहर निकलते रह जाएगा और अल्टीमेटली आपकी हो जाएगी डेथ। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, नहीं ज्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता है, क्लॉट करता है। तो ब्लड फॉर्म्स क्लॉट, और इसका एवरेज टाइम क्या होता है, एवरेज टाइम होता है 7 मिनट्स का, 7 मिनट तक प्रिवेंट ये क्लॉट कर जाता है। तो ये ब्लड फॉर्म्स क्लॉट विच प्रिवेंट्स क्या चीज, फर्दर लॉस ऑफ ब्लड। एंड दूसरा काम क्या करता है, एंट्री ऑफ डिजीज कॉजिंग जर्म, एंट्री ऑफ पैथोजेंस। ठीक है, इसके अलावा और कैसे प्रोटेक्शन करता है, तो हम लोग को अब ये पैथोजेंस की एंट्री अगर हो गई, तो इसके मतलब हम लोग को ब्लड में क्या चीज पाया था, WBC पाया था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, जो कि क्या करता है, उस पैथोजेंस को इनकल्फ करके डिस्ट्रॉय कर जाता है। इसके अलावा और कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडी, इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज एंड साथ साथ एंटीटॉक्सिन भी, एंटीटॉक्सिन्स। तो इस तरीके से हम लोग क्या हुआ, प्रोटेक्ट कर दिया। तो अब ये हम लोग तो फंक्शन की बात कर दी, ठीक है, लेकिन अब कंपोजिशन क्या है, ब्लड किस चीज से बना हुआ है, तो अब बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड को अगर देखा जाए, तो ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, तो एक को बोलते हैं प्लाज्मा। अब ये प्लाज्मा क्या है, तो जो वाटर फ्लूइड जो देखने को मिलता है, फ्लूइड सब्सटेंस, वाटरी सब्सटेंस जो देखने को मिलता है, दैट आर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज फ्लूइड पार्ट। अब ये कितना प्रेजेंट रहता है, तो दिस कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 55 to 60% ऑफ ब्लड, यानी आधा आधी तौर पर प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। और दूसरा चीज क्या प्रेजेंट है, तो इस प्लाज्मा में सेलुलर एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। सेलुलर एलिमेंट्स, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक गिलास पानी लीजिए, तो पानी हो गया आपका प्लाज्मा, और उसमें 2-4 पत्थर या 10-20 पत्थर का टुकड़ा डाल दीजिए, तो जो पानी वाला पार्ट हो गया दैट इज कॉल्ड द प्लाज्मा, और जो पत्थर वाला जो स्टोन फ्रेगमेंट्स जो डाले हैं दैट इज कॉल्ड द सेलुलर एलिमेंट्स। तो सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, पीटीसी। ठीक है, अब ये कितना कंट्रीब्यूट करे, तो रेस्ट जो बच गया, यानी 42-45% ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, तो प्लाज्मा में ऐसा क्या चीज प्रेजेंट है, फ्लूइड पार्ट तो है, तो ये प्लाज्मा किस चीज से मिलकर बना हुआ है, तो हम लोग बात करेंगे कि दिस प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ
प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ वाटर, सबसे ज्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट रहता है। ये कितना रहता है? तो 92% वाटर है। इसके अलावा प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। प्रोटीन्स में प्रोटीन्स का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो 7 to 8% है। अब इसमें कौन सा प्रोटीन है? तो जैसे हम लोग बात कर लेते हैं फिब्रिनोजेन, एल्बुमिन, ये सब प्रोटीन्स हैं। फिब्रिनोजेन की बात करते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो प्रोटीन्स हम लोग को 7 to 8% हो गया। यहीं पर कुछ इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, अब इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में जैसे हम लोग नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट रहता है। अदर सब्सटेंसेस जो बच गया वो ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है, ट्रेसेस अमाउंट में। अब ये अदर सब्सटेंसेस में क्या इंक्लूड करता है? तो अदर सब्सटेंसेस इंक्लूड, ये जो अदर सब्सटेंसेस है ये क्या इंक्लूड करता है? तो यहाँ पर लिख देते हैं कि अदर सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, लाइक अमीनो एसिड्स, हॉर्मोन्स, ये सब इंक्लूड करता है। ठीक है, तो मतलब हम लोग बात कर लिए क्या कि जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड सब्सटेंसेस है, उसमें हम लोग को वाटर देखने को मिलता है, प्रोटीन मिल गया, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो गया और अदर सब्सटेंसेस, ये सब मिलकर प्लाज्मा बनता है। अब अगर यहाँ से प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन को रिमूव कर दिया जाए तो हम लोग को बच क्या जाएगा? जो हम लोग को जो सब्सटेंसेस बच जाएगा उसको हम लोग सीरम बोल देते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको कहाँ पर लिख देते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं, सीरम। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या चीज हम लोग बोल रहे हैं कि प्लाज्मा फ्रॉम विच the protein fibrinogen has been removed is called, क्या चीज? उसको क्या बोल दिए? उसको बोल दिए सीरम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सीरम में एंटी, जैसे अभी आजकल कोरोना काल चल रहा है तो देखते होंगे कि सीरम डोनेट करिए, सीरम डोनेट करिए। तो सीरम में हम लोग को एग्जैक्टली रहता क्या, क्यों डोनेट करने की बात करते हैं? तो उसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट रहते हैं और एंटीबॉडीज जो है वो हम लोग को डिफेंस मैकेनिज्म के लिए काम कर जाता है। ठीक है, तो ये तो हम लोग बात कर लिए, प्लाज्मा की बात कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं सेलुलर एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो सेलुलर एलिमेंट्स में क्या क्या हम लोग बात कर लिए? आरबीसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट, यहीं पर लिख देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज erythrocyte. WBC is also called as, WBC को क्या बोलते हैं? WBC is also called as leukocyte, वहीं पर जो हमारा प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स को और क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट, इसको बोलते हैं, also called as thrombocyte। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेलुलर एलिमेंट्स की बात की। अब अगर हम लोग इसका सबका अलग अलग बात करें, इरिथ्रोसाइट जिसको हम लोग आरबीसी बोल रहे हैं, तो ये आरबीसी है क्या? दिस इज ऑक्सीजन कैरियर, ऑक्सीजन को कैरी करने वाला है भाई, तो हम लोग आरबीसी की बात कर देते हैं। चलिए, तो हम लोग आरबीसी यानी सेलुलर एलिमेंट्स को हम लोग नेक्स्ट डे बात करेंगे